उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे एक जंगल है। उस जंगल में एक बहुत पहुंचे हुए साधु रहते हैं। इस वक्त एक राजा उस साधु की तलाश में इस जंगल में भटक रहा है। जगह तो वही है, लेकिन यहाँ कोई जंगल है, न साधु न राजा। तो फिर क्या अलग है? टाइम? हाँ, टाइम। ज़माना अलग है। तो चलें उस ज़माने में। इस कहानी को ज़रा शुरू से समझते हैं। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बारिशों में इस जगह का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, और ये वो पानी है जो इस कहानी के सेंटर में है। ये पानी छलक रहा है इन कुंडों से। कहते हैं ये 52 कुंड है। शहर से 10 किलोमीटर दूर इन 52 कुंडों में पानी की सप्लाई हो रही है मोक्षदायिनी शिप्रा नदी से। तो क्या इन कुंडों को शिप्रा के बहाव के रास्ते में बनाया गया? जवाब इतना आसान नहीं है। हिस्ट्री महल के गलियारों में है, लेकिन यहाँ तो दो हिस्ट्री दिखाई देती है। एक मिडीवल यानी मध्यकालीन, और एक दूर वहाँ एंशिएंट यानी प्राचीन। तो चलिए पहले मिडीवल हिस्ट्री को देखा जाए। आज से लगभग 600 साल पहले शिप्रा को डाइवर्ट करके कुंडों का ये सिस्टम बनाया गया था, और इसके किनारे बनाया एक आलीशान महल, जिसको अब हम कालेदम महल के नाम से जानते हैं, और जो अब एक खंडहर है। लेकिन उस जमाने का सोचो तो ये एक आलीशान वाटर साइड रिजॉर्ट था, जिसके आगे ये 52 कुंड और पीछे शिप्रा नदी की मेन स्ट्रीम। ये इसका सैटेलाइट व्यू है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे रिवर को बाइफर्केट करने के बाद ये कालेदम महल वाली जमीन अब एक आइलैंड बन चुका है। अब ये काम किसी शौकीन इंसान का ही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन है वो। 14वीं सेंचुरी में दिल्ली में तुगलकों की सल्तनत थी, लेकिन थोड़ी सी आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसमैनेजमेंट की वजह से उनकी पकड़ जो है इंडिया के बाकी जगहों पर थोड़ी सी ढीली पड़ने लगी थी। इस वजह से जो दूर दराज की प्रोविंसेस थी, जागीरें थी, सूबे थे, वो अलग अलग हो रहे थे और वो अपनी खुद की सल्तनत कायम करने में लग गए थे। ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाकर सेंट्रल इंडिया में मालवा एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी बन गया था। इसकी राजधानी थी शादियाबाद, जिसको अब हम मांडव के नाम से जानते हैं। और इस तरह मांडव में भी सुल्तानों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके तहत एक दिन गद्दी पर बैठा नसीरुद्दीन खिलजी। वही नसीरुद्दीन जिसने उज्जैन में कालेदम महल और वो 52 कुंड बनवाए। लेकिन क्या उसको वाकई खूबसूरत पैलेसेस और वाटर बॉडीज़ का बहुत शौक था? ये जानने से पहले हम ये समझ लें कि मिडीवल हिस्ट्री का ये पार्ट हमें कहाँ से मिला। सबसे पहले तो इस महल का जो पर्शियन आर्किटेक्चर है वही इसकी हिस्ट्री बतलाता है। और महल के गलियारों में भटकते हुए आपको कुछ शिलालेख भी मिलेंगे, लेकिन जो डिटेल्ड सोर्सेज हैं वो है दो लोगों के क्रॉनिकल्स। एक मुगल बादशाह जहांगीर की किताब जहांगीरनामा, दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन C.E. ल्यूट के नोट्स। और आप देखेंगे कि कालेदम महल के कुंडों का सिस्टम भी बहुत कुछ मांडव के कुंडों से मिलता जुलता है और एक ही डायनेस्टी के राजाओं का बनाया हुआ लगता है। वैसे अलग अलग सोर्सेस की डेट्स में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हम यहाँ पॉपुलर बिलीफ को लेकर ही चलते हैं। तो सन 1458 में नसीरुद्दीन ने शिप्रा नदी को डाइवर्ट करके ये 52 कुंडों का सिस्टम बनवाया और ये महल बनवाया, और मरते दम तक वो इसी महल में रहा। वैसे आपको एक बात बता दें कि वो एक सनकी और गुस्सैल राजा था। तो क्या नसीरुद्दीन को जल महल बनाने का बहुत शौक था, या पानी के कुंड उसकी ज़रूरत थी? शायद ज़रूरत थी। कहते हैं उसको पारा
यानी कि क्विक सिल्वर का नशा करने की आदत थी। अब यूं तो ये खाकर आदमी मर जाता है, पर कुछ तो कॉकटेल रहा होगा उस जमाने में। और ऐसा कहा जाता है कि पारे का नशा करने के बाद बहुत गर्मी लगती है और बदन तपने लगता है। उस भयानक गर्मी को शांत करने के लिए पानी में उतरने की जरूरत पड़ती है। नसीरुद्दीन पारे का नशा करके घंटों तक इन कुंडों में डुबकी लगाकर पड़ा रहता था। एक दिन वो बहुत देर तक हिला डुला नहीं तो एक नौकर ने समझा कि बादशाह बेहोश हो गया है। नौकर दौड़ के गया और उसको खींचकर बाहर निकाला। सुध आने पर नसीरुद्दीन गुस्से से पागल हो गया, इस बात पर कि एक नौकर ने उसके शाही बदन को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे कर ली। उसने नौकर के दोनों हाथ कटवा दिए। बस यही हरकत आगे जाके सुल्तान को भारी पड़ गई, क्योंकि एक दिन नशे की गर्मी कुछ ज़्यादा चढ़ गई और वो सही में बेहोश हो गया। किसी भी नौकर या संतरी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे बाहर निकाले और ये कुंड ही उसकी कब्र बन गया। दूसरे दिन उसकी लाश तैरती हुई ऊपर आ गई। इस जल महल का मालिक, जिसके हुक्म के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वो अपने ही महल में ऐसी लाचारी और बेबसी की मौत मरा। पाँच सदियाँ बीत गई है, लेकिन ये कुंड लोगों को अभी भी ऐसे ही खींचते हैं। नसीरुद्दीन अपनी ज़रूरत के लिए उतरता था और ये बच्चा अपनी ज़रूरत के लिए। नसीरुद्दीन की मजबूरी थी उसकी नशे की आदत। इन बच्चों की मजबूरी है उनकी गरीबी। ये इस रस्सी में चुंबक बांधकर पानी में डाल रहा है, इस उम्मीद से कि कुछ सिक्के इसमें चिपक कर बाहर आ जाए। वो सिक्के जो लोग पुल पर से नदी पार करते समय इसमें फेंक जाते हैं। ख़जाना इसको मिल गया है और इसकी आज की दौड़ ख़त्म हुई, लेकिन अपनी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो चलते हैं मेडिवल टाइम्स में फिर से। अब दिल्ली मुग़ल एरा में पहुंच चुकी है। 1556 में तख्त पर बैठे हैं अकबर द ग्रेट, जिनके टेन्योर में इंडिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी छा गई। अपने 35 सालों के शासन में अकबर ने इंडिया के नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। बचा था तो सिर्फ साउथ में डेक्कन। तो 1593 में वो निकल पड़े डेक्कन कैंपेन पर, वहाँ के सुल्तानों को अपने अधीन करने के लिए। और रास्ते में आता था उज्जैन। कालियादेव महल के चार्म को देखकर अकबर यहाँ कुछ दिन ठहरने के टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाए। ये इवेंट महल के एक पत्थर पर फारसी में कुछ इस तरह कैप्चर किया हुआ है। 25 जनवरी 1599 में दक्षिण को फतह करने के इरादे से यात्रा करते हुए सम्राट अकबर यहाँ ठहरे थे। अकबर के वज़ीर और बायोग्राफर थे अबुल फजल, जिन्होंने किताबें लिखी थी अकबरनामा और आईने अकबरी। उसमें उन्होंने इस जल महल को दुनिया के बेहतरीन मुकामों में से एक बताया है। और अब लौटते हैं कहानी के सबसे पहले सीन पर, जो अभी तक एक पहेली है। हमने देखा था कि एक राजा एक साधु को जंगलों में ढूंढ रहा है। तो जानते हैं वो राजा कौन था? सम्राट अकबर के सुपुत्र बादशाह जहांगीर। जहांगीर एक शौकीन व्यक्ति होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी भी रखते थे। अपने पिता की तरह ही उन्हें ये खूबसूरत और पीसफुल वाटर रिसोर्ट अट्रैक्ट तो करता ही था, लेकिन उनको यहाँ एक स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी भी खींच कर लाती थी। उन्होंने अपने पिता अकबर और दूसरे कई सोर्सेज से सुना था कि उज्जैन के जंगलों में एक पहुंचे हुए तपस्वी रहते हैं, जिनका नाम जदरूप है, और वो कई वर्षों से यहाँ साधना कर रहे हैं। तो जहांगीर यहाँ सन 1616 में आकर रुके। और जानते हैं उनके साथ कौन थे? उनके साथ आए थे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव रखने वाले सर थॉमस रो। इसके बाद जहांगीर यहाँ एक बार फिर आए सन 1675 में, और दोनों ही बार वो तपस्वी जदरूप से मिले। ये तपस्वी महल के पास घने जंगलों में रहते थे। अभी तो यहाँ पुल बना हुआ है, लेकिन उस ज़माने में इस जल महल में आने जाने का साधन सिर्फ नाव था। तो जहांगीर नाव में सवार होकर जंगल के उस हिस्से में उतरते थे जहाँ जदरूप महाराज का आश्रम था।
जहांगीर ने सन्यासी से अपनी मीटिंग्स और अपने कन्वर्सेशंस के बारे में अपनी किताब जहांगीरनामा में बहुत डिटेल में लिखा है। ये थी कालियादम महल की यहाँ तक की कहानी। इसके बाद यहाँ जो एक घटना हुई वो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हिस्ट्री तो अब ऐसे ही आगे बढ़ती है और आगे की कहानी हम कवर कर रहे हैं पार्ट 2 में। अगले पार्ट में हम मुगल रिसोर्ट वर्सेस सूर्य मंदिर वाली डिबेट पर प्रकाश डालेंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड बाय।